के अनुसार तीसरा वर्ण भी हो जाता है। के अनुसार तीसरा वर्ण भी हो जाता है। तीसरा वर्ण भी हो जाता है। अब उदाहरण यही थे, लेकिन इसमें समझ लीजिए तीसरा वर्ण कैसे हो जाता है। जैसे षठ धन मासा, षठ धन मासा जैसे करके लिखते हैं, जैसे षठ धन मासा बराबर षड मासा। ये किसके अनुसार है? ये कोष्टक में लिख दो अनुनासिक संधि। अब पूरा सूत्र बार बार मान लिखो, अनुनासिक, अनुनासिक। ये अनुनासिक संधि है। अब यहां षट की जगह पर, उस टा की जगह पर षट धन मासा यहां आगे लिखोगे। अब बताओ, जलाम जसो अंत्य जो सूत्र है, इसमें क्या होता है? जस प्रत्याहार होता है। क्या होता है? परिवर्तन में जस प्रत्याहार होता है। जस का मतलब है तीसरा वर्ण। इसमें अनुनासिक में होता है पंचम वर्ण। और यही उदाहरण है, उदाहरण यही है षट धन मासा। ये अनुनासिक के अनुसार तो षट मासा होगा, और लेकिन जो झलाम जसो अंत्य, जस तो संधि है जो, उसके अनुसार क्या होगा? यहाँ पर षड, ये षड मासा होगा, षड मासा। यहां क्या लिखोगे? ये संधि को लिख दीजिए, आगे नाम लिख दीजिए जलाम जसो संधि, या जलाम जसो न लिख करके जस तो लिख सकते हो। पूरा जलाम जसो न लिखो तो क्या लिख सकते हो? जस्त्व संधि। हाँ, अब ऐसे ही उदाहरण, जैसे हमने ये जगन्नाथ दिया है, जगत धननाथ, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। जगन्नाथ किसके अनुसार? ये अनुनासिक संधि हुई, अनुनासिक संधि। और इसके अनुसार जस्तु के अनुसार क्या होगा? बताओ। हाँ, इसके अनुसार होगा जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगत धननाथ बराबर होगा जगन्नाथ। ये ता था दा, तीसरा वर्ड होगा इसमें। तो ऐसे ता है ये, तो त था ता, जस्तु संधि में तीसरा वर्ड होता है, तो जगन्नाथ होगा। किसके अनुसार? जस्तु के अनुसार। अनुसार लिख दो, संधि करके लिख दो। दो ही उदाहरण पर्याप्त हैं। और वैसे मौखिक रूप में देखना चाहो तो मौखिक रूप में प्राक धनमुख है। जैसे प्राक धनमुख लिखा था पहले, प्राक धनमुख। तो बताओ, तो प्राक मुख में जस्तु संधि में क्या हो जाएगा? का खा का, तीसरा वर्ड हो जाएगा प्राक मुख, प्राक। अब ऐसे ही सदधन मती है। हाँ, सदधन मती, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? सदगति, ता था ता। सद तो दिया ही हुआ पहले से, सदधन गति, सदगति। हाँ, ऐसे ही षटधन मुख, क्या है? नहीं लिखा। षटधन मुखा है तो क्या हो जाएगा? षड मुखा, षड।
इसमें ड़ा आया है, वैसे ही पहले आएगा षट धन मुखा, षडमुखा, और ये आएगी जब जस्ट संधि आएगी तो क्या होगा, षडमुखा। जैसे ये डा है तो उसमें भी षडमुखा हो सकता है। ठीक है, ये विशेष हो गया। इसके बाद विसर्ग में भी थोड़े लिख लीजिए, विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि को समझ लीजिए। विसर्ग संधि विसर्ग संधि विसर्ग संधि की परिभाषा पहले समझिए। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, समझ लो, पहले पद के अंत में विसर्ग का आना जरूरी है। पहले पद के अंत में क्या आएगा, विसर्ग। विसर्ग जानते हो, दो बिंदी होती है ना, उनका उच्चारण ह की तरह होता है। तो पहले पद के अंत में विसर्ग का आना जरूरी है, और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर आए या व्यंजन आए, स्वर आए या व्यंजन आए तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और ये स्वर संधि बताई थी, उसमें क्या आता था, स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल, स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या बताया था, व्यंजन संधि में पहले पद के अंत में व्यंजन का आना जरूरी है। पहले पद के अंत में क्या है, व्यंजन का आना जरूरी है। व्यंजन का मतलब है हलंत में, हलंत लगा होगा, और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर आए या व्यंजन आए तो दोनों के मेल से जो विकार होगा वो क्या होगा, व्यंजन संधि का कहा जाएगा। और तीसरा है विसर्ग संधि। पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आ जाए, पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आ जाए और दूसरे पद के आदि में स्वर या व्यंजन आए, दूसरे पद के आदि में स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मेल से विसर्ग संधि कहलाए या बन जाए। समझे, दोनों के मेल से क्या होगा, विसर्ग संधि। तो अब इसको लिख लीजिए अपने, उसमें परिभाषा न लिखी हो लिख लो। विसर्ग के साथ स्वर या, लिख लो, बोलने से लिख लो, या इस पर क्या लिखें, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे 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 लिख दिया हमने मनः धन रथा बराबर मनोरथा, मनोरथा, मनोरथा। इसके नीचे लिखो, विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है। विसर्ग
विसर्ग सदैव किसी न किसी विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के बाद आता है। अब एक बात समझ में आनी चाहिए कि स्वर जानते होगे जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के अपने आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन के उच्चारण करने में हमें स्वर की आवश्यकता होती है। अब व्यंजन जो होगा उस पर हलंत लगा होगा, लेकिन स्वर पर कहीं हलंत नहीं होता है। और स्वर जो होता है किसी न किसी व्यंजन के पीछे भी छिपा होता है। स्पष्ट रूप में भी हमें स्वर दिखाई दे सकता है, स्पष्ट रूप में, जैसे अ, ए, उ, ये स्पष्ट रूप में भी दिखाई दे सकता है। और स्पष्ट के अलावा हमें किसी व्यंजन के बाद में भी स्वर छिपा हुआ दिखाई दे सकता है। कैसे? जैसे हमने बोला क, तो बताओ इसके पीछे क्या छिपा हुआ? हमने बोला की, हमने बोला के, और हमने बोला गा, और हमने बोला मी, और मे, तो ए छिपा है कि नहीं है? तो अब जो ए छिपा हुआ है ये क्या है? स्वर है, स्वर है। अब हमने जैसे बोला बालक, और बालक के पीछे हमने विसर्ग लगा दी, तो उच्चारण क्या हो जाएगा? बालकः। क्या हो जाएगा? बालकः। अब बालकः जो विसर्ग लग गई ये कि पद बन गया। क्या हो गया? ये पद हो गया। संस्कृत में से क्या कहते हैं? पद। और यदि बालक ही होता, केवल बालक, मान लीजिए संस्कृत में जो प्रयोग में, जब प्रयोग में आने वाला जो शब्द होता है वो पद के रूप में होता है, और जब तक वो प्रयोग में ना आए तो हिंदी का रूप माना जाता है, वो उसे कहते हैं बालक। केवल शब्द है। क्या है वो? शब्द। और शब्द ही पद होता है। शब्द ही क्या होता है? जैसे राम कह रहे, साधारण तौर पर हम राम कह रहे तो राम एक शब्द है, और हम कह रहे राम, तो ये क्या हो गया? पद हो गया। और प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया, तो पद भी समझ लीजिए पद है। तो अब संज्ञा पद जो होता है, जो संज्ञा पद होता है, संज्ञा का मतलब ये होता है किसी वस्तु, स्थान के नाम को, कहने का मतलब नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जब नाम को संज्ञा कहेंगे, चाहे व्यक्ति का नाम हो चाहे किसी स्थान का नाम हो, वो संज्ञा ही होगी। अब यहाँ पर बात आती है विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के बाद आता है। अब आगे की बात थोड़ी और लिख लो, अर्थात व्यंजन के बाद कभी नहीं आता। अर्थात व्यंजन के बाद कभी नहीं आता। अर्थात व्यंजन के बाद कभी नहीं आता। व्यंजन के बाद कभी नहीं आता। व्यंजन कैसा होगा? कि व्यंजन पर हलंत होगा, और हलंत वाला वर्ड अर्धमात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धमात्रक। नए बच्चे भी समझते चले, अर्धमात्रक का मतलब क्या है? जिसके उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगे वो अर्धमात्रक। और स्वर जो है तीन प्रकार के होते हैं, उनमें एक मात्रक भी होता है, दो मात्रक भी होते हैं, और दो से ज्यादा तीन मात्रा का समय लगने वाले भी होते हैं, जिन्हें हम प्लुत कहते हैं। एक मात्रा वाले को हम ह्रस्व कहते हैं, दो मात्रा वाले को हम दीर्घ कहते हैं, और दो मात्रा से ज्यादा समय लगता है उन्हें हम प्लुत कहते हैं, प्लुत कहते हैं। तो एक मात्रक, दो मात्रक और तीन मात्रक, ये हो गए हमारे स्वर। और व्यंजन जो होता है हमेशा अर्धमात्रक होता है, उसमें आधी मात्रा का ही समय। तो इसके बाद कभी नहीं आता, ये लिखा है। व्यंजन के बाद ये विसर्ग कभी नहीं आता। व्यंजन के बाद का मतलब है यदि हलंत लगा है तो दोनों काम नहीं होंगे, कि हलंत भी लगा दिया और विसर्ग भी लगा दी। हाँ, जैसे का बना हुआ है वो हलंत नहीं है,
तो का के पीछे आवाज आ रही है किसकी? आ की। तो उस पर आ की आवाज आ रही है, वहां पर आ की नहीं आवाज आएगी। जब विसर्ग लग जाएगी तो किसकी आवाज आएगी? हा की। बाल कह, क्या कहेंगे? बाल। राम के पीछे लगाएं तो क्या हो जाएगा? राम। समझ गए? मोहन के पीछे लगाएं तो मोहन। आगे लिखिए। जैसे, जैसे गाड़ के तौर पे लिखो। जैसे दुख हम, जैसे दुखम। और भी लिखना चाहो? राम श्याम। इन पद्यों को विसर्ग आई। अब मां के पीछे विसर्ग आई, और यहां मां के पीछे विसर्ग आई। यहां मां पे हलंत है, हलंत है। और यहां पर विसर्ग देखो, विसर्ग बीच में भी हो सकती है। विसर्ग, अब जैसे दुख लिखा जाता है तो दुख में बीच में विसर्ग होती है। वैसे हिंदी में देखो साधारण तौर पर क्या लिखते हैं? दुख। लेकिन क्या होता है? दुख, दुख। अब लिखो पहली संधि, सप्त संधि। विसर्ग में, विसर्ग संधि में पहली संधि लिखो सप्त संधि। सप्त संधि सत्व, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सह। इसका मतलब ये हुआ कि विसर्ग का स हो जाता है। विसर्जनीयस्य षष्ठी विभक्ति का रूप है। जैसे राम का रामस्य होता है तो रामस्य का मतलब होता है राम का, या राम की, या राम की। तो ऐसे ही विसर्जनीयस्य षष्ठी का रूप है, और ये सह। विसर्जनीयस्य सह, विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? परिवर्तन जब होगा तो विसर्ग नहीं दिखाई देगी, फिर क्या आएगा? स आएगा। देखो, यदि विसर्ग के आगे, देखो यदि विसर्ग के आगे, यदि विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का कोई वर्ड आए तो खर प्रत्याहार का कोई वर्ड आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर स वर्ड हो जाता है। स वर्ड हो जाता है। अब खर तो हमने बता ही दिया है, आपको जानते होगे। खर, खर का मतलब खर प्रत्याहार में आने वाले 13 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 13। और हस में कितने होते हैं? 20। हस में 20 और खर में 13। हस धन खर बराबर हल। हस धन खर बराबर, इसका मतलब क्या है? हस को खर में जोड़ दिया जाए तो कितने? 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कुल व्यंजन 33 होते हैं जो हल में आते हैं। हल को हम व्यंजन भी कहते हैं। और हस होता है मृद व्यंजन, और खर होता है परुष व्यंजन, कठोर व्यंजन। तो कठोर व्यंजन जो 13 होते हैं वो कहां से होते हैं? ख से लेकर के, और रथ संज्ञा के रा वर्ड है जो स स सर। माहेश्वर सूत्रों में
खर प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्रों में जो ख फ छ ठ थ च थ फिर क प य स इतने ही होते, तेरे होते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीन सा कौन से सा तीनों सा आते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, कहने का मतलब क ख च छ ट ठ त थ और प फ ये दूसरे वर्ड हो गए, पहले दूसरे वर्ड हो गए। तो जब ये दूसरे वर्ड हो गए और इसके अलावा तीन प्रकार के जो सा आते ये खर प्रत्याहार में आ गए। इनमें से कोई वर्ड यदि पहले आ जाता है, विसर्ग के बाद आ जाता है, तो परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग दिखाई फिर नहीं देगी, विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा सा हो जाएगा। इतना परिवर्तन होगा। इतनी बात समझ में आई सबके में? पहले क्या आएगा? पहले पद के अंत में क्या आएगा? विसर्ग। पहले पद के अंत में क्या आएगा? विसर्ग। और वो हमें अभी बताया था उदाहरण के तौर पर, जैसे मना लिखा था उसमें विसर्ग लगी थी, तो पहले पद के अंत में विसर्ग और दूसरे पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार का एक कोई वर्ड आ जाए तो परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग की जगह पर सा हो जाता है। विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है? सा हो जाता है। बहुत सरल है, तो लिख लीजिए। जैसे भाधन करह, जैसे भा धन करह बराबर भास करह, भाधन करह बराबर भास करह। इसकी जगह पर सा हो गया, विसर्ग की जगह सा हो गया, भास करह। अब आगे का एक नियम आगे और लिख लो, थोड़ा सा देखो तो दूसरा नियम। नियम करके लिखो, नियम। नियम में लिखो देखो, एक लाइन सुन लो, बातें मत करो। यदि विसर्ग के बाद में च छ व्यंजन आए, ध्यान से सुनना, यदि विसर्ग के बाद में च छ व्यंजन आए तो परिवर्तन क्या होगा? तो विसर्ग के स्थान पर तालब विसा हो जाए। तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा होगा? क्योंकि इच्छु ऐसा नाम ताल, इच्छु ऐसा नाम, हाँ, चार वर्ग का संबंध सीटी वाले सा से तालब विसा से ही होता है। समझ गए? तो पहला नियम ये है, इसी में नियम चल रहा है। तो क्या नियम आएगा? यदि विसर्ग के बाद में चा छा व्यंजन आए, चा आए या छा आए, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा होगा? तालब विसा होगा। तालब विसा कौन सा? सीटी वाला। वो भी कौन कैसा होगा? आधा आएगा। लिख लिया? ये लिख लिया हमने बोला वो, लिख लो। यदि विसर्ग के बाद में चौथा व्यंजन आए, यदि विसर्ग के बाद में चौथा व्यंजन आए देखो, यहाँ हमने अनंत लगाया है, व्यंजन लिखा है इसलिए अनंत लगाया है, लेकिन वहां जो शुरुआत होगी किसी शब्द की, वहां व्यंजन मतलब ये अनंत नहीं लगा होगा। हाँ, व्यंजन आए तो विसर्ग स्थान पर
तो विसर्ग स्थान पर कौन सा सा आएगा? ये सा, इस तरह से, इस तरह लिखेंगे। हाँ, आधा था। हाँ, लिख लिया। जैसे रामा, जैसे राम धन चलति, बताओ क्या आएगा? दूसरी लाइन में इस तरह लिख सकते हो, राम, अब माँ है, अब यहाँ माँ पर विसर्ग लगी हुई है और माँ पर विसर्ग है, तो पहले से तो विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा? ये सा आएगा जो हमने बताया था, विसर्जनीय सा। सबसे पहले क्या आएगा? विसर्जनीय सा। तो पहले ये सा आएगा, रामस धन चलति। नियम इस तरह से चलेगा, रामस धन चलति। अब इस सा की जगह पर फिर परिवर्तन होकर के क्या आएगा? रामस धन चलति। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि यदि विसर्ग के बाद में ये चा आ जाए, जब ये चा आता है तो ये चा, ये सा नहीं रहता है। बताया था यदि विसर्ग के बाद में, ये बताया था विसर्ग के बाद में चा छा व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाए। तो पहले तो ये नियम पूछोगे ये कैसे हुआ? तो पहले तो नियम ये है कि राम धन चलते, तो राम विसर्ग के स्थान पर पहले क्या हुआ? सा हुआ, लिखवाया था शुरुआत में, विसर्जनीय से सा, तो सा हुआ। अब आगे नियम ये है कि विसर्ग के स्थान पर आगे यदि चा आता है और छा आता है तो सीटी वाला सा, तो रामस चलती। इसको करके ऐसे लिख सकते हो, रामस चलते, रामस चलते, ये होगा रामस चलते। नेदंचलम, नेदंचलम, बताओ क्या होगा? हाँ, पहले इस तरह लिख सकते हो, समझाने के लिए बताएं आपको, निस्तन चलम। फिर आगे क्या होगा? निस, सा की जगह ये हो गया निश्चलम। फिर आगे क्या इसमें परिवर्तन होगा? निश्चलम, ऐसे लिख सकते हो, निश्चलम। अब हमने इतनी बार में लिखा है, लेकिन इतने समझाने के लिए लिखा है इतने बार में, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर नेदंचलम बराबर निश्चलम। समझाने के लिए कैसे हो गया? तो विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय सा हो गया है। अब ये सा कैसे हुआ? अभी मैंने दिखाया था कि विसर्ग के बाद में ये चाचा व्यंजन आता है तो इस सा के स्थान पर परिवर्तन इसमें हो जाएगा, ये सा हो जाएगा, तो निश्चलम। आगे वाला लिखो, कहा धन चित्त, कहा धन चित्त। अब इसमें पूरी कहानी न लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि समझ गए होगे आप लोग। ऐसे लिख सकते हो, कश्चित, डायरेक्ट बताओ। अरे भाई दूसरे स्टेप पर हमने ऐसे लिखेंगे कस धन चित्त, फिर लिखेंगे हम कस धन चित्त, फिर उसके बाद कश्चित। 4 बार में लिख करके समझाने के लिए 4 बार लिखा है हमने। अब इसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं का धन चित्त बराबर कश्चित। समझ गए होगे। अब ऐसे ही नेधन छलम, नेधन छलम आया ये शब्द कि ने विसर्ग लगी हुई है,
धन छलम, क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट बताओ तो। निष्छलम, निस कौन सा सा बनेगा, ये वाला। क्यों बनेगा, कोई पूछे क्यों बनेगा, चा छा, चा छा में से कोई आता तो यही बनेगा। अब हम देखो अभी पढ़ाया नहीं है, आप समझते होगे तो बता सकते हो। बताओ यदि यहाँ पर टा आ जाए तो बताओ कौन सा आएगा, टा आ जाए, टा यहाँ टा आता है तो कौन सा सा बनेगा, कौन सा बनेगा, षटकोण वाला बनेगा। ऋटुरसणाम मूर्धा, ऋटुरसणाम, अरे भैया ये जो सूत्र है आपको बताए थे ना, तो ऋटुरसणाम मूर्धा का मतलब है मूर्धन्य स्थान से ही षटकोण वाली सा का उच्चारण होता है, और टबर का उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य है, मूर्धन्य है। तो ये कैसे माने जाएंगे, सवर्णी, कैसे माने जाएंगे। तो ये जो चा है, ये चा का साथ किसके साथ में है, विसर्ग, विसर्ग है, और यहाँ जो चा है तो चा का संबंध इस सा से है, ये देखो ये, और छा का संबंध भी इस सा से है। क्यों है कि इच्चु ये सना तालु, चा वर्ग और हाँ सीटी वाला सा, और षटकोण वाला सा का संबंध किससे है, टा वर्ग से। जैसे हम लिखते हैं कष्ट, कभी लिखें कष्ट, तो बताओ कौन सा बनाओगे, षटकोण वाला ही तो बनेगा, बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब हम लिखें मस्त, मस्त, तो दंत बनेगा, दंत क्यों बनेगा कि लिर तुलसानाम दंता, लिर तुलसानाम दंता, लिर का उच्चारण स्थान, तवर का उच्चारण स्थान दंत की ऊपर वाले दांत की जड़ को जेवा स्पर्श करती है। बोलो तो जीभ कहां पहुंची, ऊपर, बोलो थ, बोलो द, ऊपर ही जा रही है। ऐसे ही हम जब सा का उच्चारण करते हैं, कौन से सा का, दंत वाले सा का, तो हम जेवा को ऊपर लगा करके ही सा बोलेंगे, तब शुद्ध उच्चारण होगा। ऐसे बोलेंगे स, स, जीभ ऊपर को दांत की जड़ में लगा के बोला स, स। और षटकोण वाला सा कैसे बोलेंगे, स, जीभ ऊपर को कहां पर, मूर्धन्य स्थान पर स्पर्श करेगी, स, जैसे ठसा लगता है जैसे स, स, इस तरह बोलेंगे। ठीक है, तो नेदन छलम बराबर निश्चलम। आगे देखो, नेदन चया, नेदन चया, नेदन चया बराबर क्या हो जाएगा, निश्चया। कहीं कहीं शुद्ध वर्तनी के लिए भी आ जाता है लिखने के लिए कि शुद्ध वर्तनी बताइए, तो अब शुद्ध वर्तनी में ता के साथ में अधिकांश लिखना, ता के साथ में षटकोण वाला सा न होकर के कौन सा आएगा, दंत वाला सा। हाँ चलो आगे वाला दूसरा नियम भी, बहुत पहले वाला नियम तो ये हमने बता ही दिया, नियम लिखा था, नियम लिखा था अभी थोड़ी पहले, और उसमें नियम में नंबर 1 डाल देना, उसी नियम के साथ नंबर 1, और लिखना है नंबर 2 नियम पर। नियम 2 में क्या लिखोगे, यदि, एक बात सुन लो, पहले हमने ये बताया था यदि विसर्ग के बाद में चौथा व्यंजन आए तो विसर्ग स्थान पर तालब विसा व्यंजन हो जाए। अब की बार क्या कहोगे, यदि विसर्ग के पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आ जाए, पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आ जाए और दूसरे पद के आदि में टाठा व्यंजन आए, क्या है, पहले पद टावर का पहला टा है और दूसरा क्या है, ठा, दूसरे पद के आदि में टाठा व्यंजन आए तो विसर्ग स्थान पर मूर्धन्य सा हो गया, याद हो जाएगा साथ साथ। पहले वाले में क्या नियम था,
यदि विसर्ग के बाद में चाचा व्यंजन आए तो विसर्ग स्थान पर तालव्य सा या सीटी वाला सा व्यंजन हो जाए। इसमें क्या है, पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आ जाए और दूसरे पद के आदि में यदि टाठा व्यंजन आए तो विसर्ग स्थान पर मूर्धन्य सा। ये कई पुस्तक में नहीं लिखा होगा, कहीं भी नहीं, ये अपनी परिभाषा है, अलग से है परिभाषा वही, लेकिन इसको अभी ये बोल करके याद करवाने के लिए इस तरह से आपको बता दिया है। और वैसे कैसे लिखा जाएगा, वैसे लिखने के लिए ऐसे लिखा जाएगा, यदि विसर्ग के बाद में टा और ठा व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। या टाठा खर किसमें क्या लिखा था, टाठा लिखाया होगा, टाठा शायद भूल गई हो, टाठा व्यंजन होगा, टाठा क्योंकि नियम है। हाँ टाठा है, लिखो लिखो देखिए, यदि विसर्ग के बाद में यदि विसर्ग के बाद में ट या ठ व्यंजन आए, ट या ठ व्यंजन आए यदि विसर्ग के बाद में ट या ठ व्यंजन आए तो ट या ठ व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर षट्कोण वाला सा व्यंजन हो जाता है। जैसे रामाधन टीकते, जैसे राम टीकते देखो, पहले आया रामस टीकते, फिर आया रामस, इस सा की जगह पर पूरी आ गया परिवर्तन होकर के ये रामस टीकते। फिर आगे वाले नंबर क्या लिख दोगे, रामस टीकते, रामस टीकते। धनु घन टंकार, धनु धन टंकार, धनु घन टंकार बराबर सीधे लिख सकते हो
डायरेक्ट लिख दो धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार। विसर्ग रह गई? हाँ विसर्ग लगा। हाँ विसर्ग, धनुष टंकार। ठीक, समझ गए? इस विसर्ग की जगह पर यहाँ परिवर्तन क्या हुआ? षटकोण वाला। और यहाँ पर विसर्ग की जगह पर भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ षटकोण वाला। आगे टा आया है, टा आया है, ठा आया है। और ठा वाला भी उदाहरण हो सकता है, जैसे बिगलू रामायण ठकार, तो क्या होएगा? रामस ठकार। तीसरा नियम लिखो, तीसरा नियम। तीसरा नियम, हाँ तीसरे नियम में लिखो। आप पहले इसको समझिए। यदि विसर्ग के बाद में त था व्यंजन आए, यदि विसर्ग के बाद में त था व्यंजन आए, तो विसर्ग के स्थान पर हाँ दंत सा हो जाए। यदि विसर्ग के बाद में तो व्यंजन आई, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। इसमें यही होगा सा। कौन सा सा? दंत वाला। जैसे जैसे इतः दंततः, इतः दंततः बराबर ये विसर्ग के स्थान पर सा हो गया इतस्ततः, इतस्ततः एक ही बार में हो गया इतस्ततः। विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ? यहाँ पर ऐसे करके दोबारा में लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे इतस, इतस और दंततः ऐसे करके। और इसमें जो विस्तीय हलंत है, हलंत को इस तरह से लिख सकते हैं, आधा करके इतस्ततः। हाँ, कृतः दंततः, कृतः दंततः बराबर कृतस्ततः, कृतस्ततः, कृतस्ततः। विष्णु दंत्रायते, विष्णु दंत्रायते क्या हो जाएगा इसमें?
विष्णु विष्णु और यहां विसर्ग की जगह पर आधा सा विष्णुस्त्रायते, विष्णुस्त्रायते। हरे दंतराता, हरे ही दंतराता। हाँ, हरे ही दंतराता विसर्ग, हरे ही दंतराता बराबर हरिस्त्राता, हरिस्त्राता। ये हो गया तीसरा नियम। चौथा और लिखो। कहने का मतलब वर्ग के हिसाब से, जैसे काका पहले चाचा बताया हमने और फिर हमने टाटा बता दिया। हाँ, चौथा है नियम। अब ये बात तो लिख सकते हो अपने आप, ये हाँ, यदि विसर्ग के बाद क या ख आए, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क या ख व्यंजन आए, तो विसर्ग के स्थान पर तो विसर्ग के स्थान पर बताओ क्या परिवर्तन होगा? विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये होगा वह, देखो विसर्ग के बाद का या खाए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, अथवा हाँ, अथवा एक और थोड़ा सा नियम परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग का सा नहीं होता है और विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, या अर्ध विसर्ग के रूप में जिसको उपदमानी कहते हैं, उपदमानी वो लगा दिया जाता है। तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, कोई परिवर्तन। तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, विसर्ग ही रहता है, या उपदमानी, ये लिखा है विसर्ग का विसर्ग ही रहता है या उपदमानी। उपदमानी चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह जैसे ये का, अरे जेवामूली होता है, जेवामूली, 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 हाँ जेवामूली, जेवामूली लिख देना। जेवामूली, जेवामूली, जेवामूली का फा हो जाता है। पाफा में जो उपदमानी होगा, जैसे करके लिखो इसमें, जैसे जैसे
बालकः न क्रीडत्, बालकः न क्रीडति बराबर बालकः क्रीडत्, बालकः विसर्ग का विसर्ग ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ पद में, विसर्ग का विसर्ग। बालकः क्रीडति, या तो बालका क्रीडक हो सकता है या जेवामलु के रूप में बालका, ये चिन्ह क्रीडति, बालका क्रीडति। अर्ध विसर्ग या विसर्ग, विसर्ग है ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है, अर्ध विसर्ग के रूप में। हाँ। बालका खेलति, बालकः खेलति, तो उसका क्या होगा? बालकः धन खेलति बराबर हो जाएगा बालकः खेलति, जो पद्मानी वो है जेवामूल। हाँ, बालका खेलति, खेलति या इसको लिख सकते हैं दो तरह से, बालक ये चिन्ह है खेलति, आगे वाला नियम है 5वां, गाँव खा वाले नियम क्या आया कि विसर्ग का विसर्ग ही रहता है या अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग है देवामुनि कहते हैं, या ये विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। पाफा वाले में क्या होगा? यदि विसर्ग के बाद में पाफा व्यंजन आए तो विसर्ग स्थान पर विसर्ग ही रह जाए या उपद्मानी। जैसे यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर ये विसर्ग लगा दिया था और यहाँ ये चिन्ह लगा था, वैसे ही उसमें वैसे ही है, लिख लो। यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में हाँ 5वां है, यदि विसर्ग के बाद में प या फ व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, विसर्ग ही रहता है, या जैसे यहाँ पर जेवामूली लिखी थी, यहाँ पर लिख दोगे उपद्मानी, उपद्मानी, उपद्मानी या नाम पोस्ट उपद्मानी, उपद्मानी ये चिन्ह इस तरह से पा 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 हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। क्या नहीं
ऊपर को नहीं बढ़ता। जैसे हाँ, जैसे और जैसे जैसे कि लिखो आगे, वृक्षः पतते, वृक्षः पतते, वृक्षः धन पतते। वृक्षः पतते, या दूसरा हो सकता है वृक्ष ऐसे भी हो सकता है। वृक्ष पतते या तो विसर्ग या उपपत्ति। ऐसे ही वृक्ष फलते, वृक्ष फलते, बराबर या धन का चिन्ह लगवाना। हाँ, वृक्ष फलते, या दूसरा ऑब्जेक्ट में वृक्ष फलते। आगे वाला नंबर है वासरे। हाँ, यदि विसर्ग के बाद में यदि विसर्ग के बाद में हाँ, यदि विसर्ग के बाद में, अब देखो ये का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये तो बता ही दिए। अब उसके बाद में क्योंकि जो खर प्रत्याहार में सा 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 ये भी तो आते हैं। खर प्रत्याहार में ये शुरुआत में लिखाया था खर प्रत्याहार में आने वाले कोई वर्ड आए, तो खर प्रत्याहार में आने वाले कोई वर्ड आते हैं। तो अब इसमें वासर है, ये वासर का मतलब ये तीनों प्रकार के जो सा हैं, सो सो सो, ये इनमें से कोई आए। ये विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद सर, विसर्ग के बाद कौन आए? सर। सर का मतलब सर प्रत्याहार में आने वाले स, स और स। वर्ड आए तो वासर सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। तो वासर सूत्र से वासर, वासर तालब सा है, इसमें भी तालब भी, इसमें भी तालब। तो वासर सूत्र से
वासर में सी तालब सा पहले इसलिए आया है कि जो सर प्रत्याहार होता है, सर प्रत्याहार, उसमें पहला सा सीटी वाला है, दूसरा षट्कोण वाला है और तीसरा सफीरा वाला है। तो ये है ना इस क्रम में। तो वासर सूत्र से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, ही रहता है। जैसे हरे धन सीते, जैसे हरे धन सीते, क्या हो जाएगा इसका? जैसा का तैसा ही रहेगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। हरे सेते, हरे सेते। जैसे वायु धन सरति, वायु धन सरति, वायु धन सरति बराबर वायु सरति। विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। ने धन संदेयम, ने संदेयम, हाँ ने धन संदेयम, ने धन संदेयम, क्या हो जाएगा इसमें? ने संदेयम, समझ रहे हो? ने संदेयम आया, छंद विच्छेद इसकी, नेहन संदेयम, नेहन संदेयम। हाँ हाँ, बहुत हो गए। देखो अब एक बार फिर शुरू से समझ लो। यदि विसर्ग के बाद में चाचा व्यंजन आए, यदि विसर्ग के बाद में चाचा व्यंजन आए, आगे की प्रक्रिया आप लोग बताएंगे क्या होगा। तालप विसा, तो विसर्ग के स्थान पर तालप विसा। यदि विसर्ग के बाद में टाठा व्यंजन आए, तो विसर्ग के स्थान पर षट्कोण वाला सा। यदि विसर्ग के बाद में ताथा व्यंजन आए, तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा। तीन बात। यदि विसर्ग के बाद में काखा व्यंजन आए, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाए या सेवा मूली हो जाए। यदि विसर्ग के बाद में पाफा व्यंजन आए, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाए या उपमानी। यदि विसर्ग के बाद में सा आ जाए, यदि विसर्ग के बाद में सा, या ये कह लो यदि विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज के लिए एक बार बिल्कुल जय श्री। पढ़ाओगे? ये जो बताई, ये नियम था, ये नियम हो गया है। इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा सर। एक टच किया करो, एक टच। अब सुनो, जैसे बार ये दो जगह कर दे, अब जैसे अभी बार कर दिया, ऐसे ही आता है।
आप जितने बार किया है उतने बार आएगा। जितनी बार किया उतनी बार अब हो गया। अब जैसे ऊपर का जितना करना है